जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें जो है हम लोग जीके जीएस के सिलेक्टेड टॉप 40 प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्लास है सिलेक्शन वाली क्लास है, जो कि आपको डेली शाम को 4 बजे मिलने वाली है। दोस्तों, ये जो क्लास है ये एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन के बाद में हम आपको एक कैप्सूल देंगे खाने के लिए, उसको भी दोस्तों आपको खाना है। दोस्तों, ये जो कैप्सूल है यही जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगी। दोस्तों, ये जो क्लास है ये एनटीपीसी की शिफ्टों में उस पर दोस्तों ये क्लास आधारित है। तो दोस्तों, आज की ये पहली क्लास है। हम आपको 20 क्लासें कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग साथियों, ये जो 20 क्लासें हैं आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला साथियों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रियल टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हम आपको दवा दे रहे हैं खाने के लिए, इसको आप लोग खाइएगा। देखिए, जो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है, जिसका आविष्कार लाइनस टारवर्ल्स ने जो है 1991 में किया था, ठीक। तो आपको क्या खाना है, यहाँ पर दोस्तों दवा का नाम लिखिएगा लाइनस टारवर्ल्स, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 1991 में जो है लिनक्स का जो है आविष्कार किया था, ठीक है। किसी भी अन्य प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लिनक्स भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन बनाता है, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कई फायदे हैं। यह दोस्तों एक बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, ताकि मैलवेयर और वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक ना कर सके, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग जो कैप्सूल के नाम है इनको आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। यह बहुत ही फ्लेक्सिबल है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ साथ सर्वर एप्लीकेशन में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। यह अन्य प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग भी है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग नोट करिएगा। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग भी है, ठीक है। और साथ में जो है यह मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए जो है स्वतंत्र है। तो आप लोग को जो मैंने आपको जितनी भी ये दवा लिखाई हैं इनको आप लोग खाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो कथन है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो आपको याद रखिएगा कि उनके द्वारा जो अन्य उदाहरण क्या है। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए, ये भी दोस्तों किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। मन की साधना मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापता हूं, और एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार है, ठीक है। धर्म और दास्ता असंगत है, समानता काल्पनिक हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक शासी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपको हमने ये फैक्ट बताए हैं, इनको दोस्तों आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे जो है आपको नोट क्या करना है, जो कैप्सूल का नाम है, तो ये याद रखिएगा कि डॉक्टर बी आर जो अंबेडकर हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत यानी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में दोस्तों महू, ठीक है। अब आधिकारिक तौर पर जो है डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग डेट नोट करिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने जुलाई 1942 में अनुसूचित जाति संघ और इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो ये भी दोस्तों आप लोग कैप्सूल का जो है नाम है ये आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मैं कैप्सूल का नाम लिखा रहा हूँ ये आपको खानी है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि उन्हें जो है निम्न पदों पर नियुक्त किया गया। तो ये भी आप लोग नोट करते चलिएगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 1947 में अंतरिम सरकार में भारत के पहले जो है कानून मंत्री थे ये, और उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का विरोध किया। उन्होंने दोस्तों समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। 1942 से 1946 तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में काम भी इन्होंने किया था। तो ये दोस्तों आपको पॉइंट जो है नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने डैश में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। तो कब दिया था ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
तो दोस्तों इन्होंने जो है 1916 में जो है ये नारा दिया था। कौन सा नारा? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, आइए देखते हैं आपको इसमें क्या नोट करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने जो है दो समाचार पत्र शुरू किए थे, जो कि मराठी जो है, मराठी में केसरी था और अंग्रेजी भाषा में जो है मराठा था। ये दोस्तों दो समाचार पत्र हैं, इनको आप लोग नोट करिएगा। उन्होंने दोस्तों 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया है। तिलक ने दोस्तों कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्हें दोस्तों लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग जो है नाम नोट करिएगा। यह दोस्तों लाल बाल पाल और चरमपंथी समूह की तिकड़ी का हिस्सा थे। ठीक है, उन्होंने दोस्तों द आर्कटिक होम ऑफ वेद और गीता रहस्य पुस्तकें भी लिखी। तो ये भी दोस्तों आप लोग जो कैप्सूल हैं इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, दिसंबर 2024 में 7.4 तीव्रता वाले भूकंप के बाद पुनर्वास के लिए किस देश को भारत से $5 लाख की राहत सहायता मिली है? तो ये दोस्तों वनुआतू से मिली है। कहाँ से मिली है? वनुआतू से। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इसमें की पॉइंट क्या है। भूकंप से दोस्तों वनुआतू से भारी तबाही और जान माल की हानि हुई है। भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हिंद प्रशांत महासागर पहल के तहत सहायता प्रदान की है। वनुआतू की दोस्तों राजधानी जो है पोर्ट विला है। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग जो है नाम नोट करिएगा कि वनुआतू की जो राजधानी है ये क्या है? तो पोर्ट विला है। वनुआतू की जो आधिकारिक भाषाएं दोस्तों है विस्लामा, फ्रेंच और अंग्रेजी है। ये दोस्तों इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर सर्दियों के दौरान घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ द्वारा दोस्तों शुरू किए गए विशेष अभ्यास का क्या नाम है? दोस्तों ये जो अभ्यास है इसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें जो आपको क्या क्या खाना है। तो घने कोहरे के कारण जो है कम दृश्यता से निपटने के लिए सर्दियों के दौरान ऑपरेशन सर्द हवा का दोस्तों संचालन किया गया था। यह जो ऑपरेशन दोस्तों है सीमा निगरानी को मजबूत करता है और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है। ठीक है, यह दोस्तों ऑपरेशन जो है गर्म हवा का पूरक है, जो गर्मियों के महीनों में आयोजित किया जाता है। इसमें दोस्तों जो कैप्सूल का नाम आप लोग नोट करिएगा कि जो ऑपरेशन गर्म हवा है ये जो है इसका पूरक है। कौन सा? सर्द हवा। ठीक है, तो ये जो है इसका पूरक है, जो कि गर्मियों के महीनों में जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट साथियों है, इसके अतिरिक्त जो है आपको कौन कौन सी दवा खानी है? तो याद करिएगा जो बीएसएफ की जो भूमिका क्या है। यह दोस्तों 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद भारत की सीमाओं और संबंधी मामलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है ये बनाया गया था। क्या? तो बीएसएफ। ठीक है, आदर्श दोस्तों वाक्य क्या है इसका? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है। तो दोस्तों बात करते हैं बीएसएफ के महानिदेशक की, तो ये दोस्तों है दलजीत सिंह चौधरी, ये जो है इसके महानिदेशक है। तो ये भी दोस्तों आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? दोस्तों जो प्रजनन के लिए एक फूल में जो आवश्यक अंग हैं उनका नाम है पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, जो फूल है तो फूल का जो नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर होता है, जबकि जो स्त्री केसर में दोस्तों मादा प्रजनन अंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्त्री केसर है ये कौन सा अंग है, तो मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, और अगर बात की जाए दोस्तों पुंकेसर की, तो ये नर जो है प्रजनन अंग है। बाह्य दल जो है एक फूल की पंखुड़ियों के नीचे पाए जाते हैं और पंखुड़ियां जो है फूलों का रंगीन हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है इसमें ये पॉइंट आपको नोट कर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया? दोस्तों ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, जो अगस्त 1858 में भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम जो है पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था। यह जो है 1857 के विद्रोह के कारण हुआ था। ठीक है, भारत के शासन के लिए दोस्तों सभी अधिकार परिषद में गवर्नर जनरल में निहित थे, जो राज्य सचिव के लिए जिम्मेदार थे। राज्य के सचिव दोस्तों अंततः ब्रिटिश संसद के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है,
नेक्स्ट साथियों जो पॉइंट है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो दोस्तों गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था, ठीक है, तो किसके तहत बनाया गया था? तो ये जो भारत शासन जो सरकार जो अधिनियम था 1858 दोस्तों, ठीक है, इसके तहत दोस्तों जो है गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय बनाया गया था। ये दोस्तों आप लोग दवा का नाम नोट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है जो अतिरिक्त जो तथ्य हैं, ये जो अतिरिक्त जो कैप्सूल हैं, इनको भी आप लोग खानी है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। कब से कब तक रहे? तो 1773 से लेकर के 1785 तक रहे थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। ये 1828 से 1835 तक रहे। और दोस्तों याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ये कब से कब तक रहा? तो 1856 से 1862 तक रहा, ठीक है। ये दोस्तों तीनों दवा आपको खानी है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है हमने आपको पहले बताया है कि जो लोकमान्य तिलक के द्वारा दोस्तों ये केसरी लिखा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनके बारे में देखिएगा। तो दोस्तों इन्होंने जो है दो समाचार पत्र लिखे थे, केसरी, ठीक है, जो कि मराठी में था, और मराठा जो है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। उन्होंने दोस्तों गणपति महोत्सव 1893 ईस्वी में और शिवाजी महोत्सव दोस्तों 1895 ईस्वी में इसका जो है आयोजन किया। तो ये दोस्तों जो दवा है इनको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। दोस्तों उन्हें जो है राजद्रोही लेख लिखने के लिए जो है मांडले जेल यानी वर्मा भेजा गया था, ठीक है। उन्होंने दोस्तों 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की शुरुआत की थी, और दोस्तों उन्होंने जो है गीता रहस्य लिखी थी। ये दोस्तों आप लोग जो पॉइंट है इनको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। इनको भी आपको दवा जो है खानी है, ठीक है। ये आप लोग नोट करिएगा कि तिलक ने क्या कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो तिलक ने कहा था। तो दोस्तों उन्हें जो है लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेद और गीता रहस्य नामक पुस्तकें भी लिखी थी। और दोस्तों याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये जो है दोस्तों एक्स्ट्रा जो कैप्सूल है इसको खाइएगा, कि जो युगांतर पत्रिका है ये एक बंगाली समाचार पत्र है जिसकी स्थापना कलकत्ता में बरीन्द्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1906 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो ये कौन सी पत्रिका है? तो युगांतर पत्रिका है, ठीक है। तो ये जो है इसकी स्थापना कब की गई? ये बंगाली समाचार पत्र है, ठीक है। और दोस्तों इसकी स्थापना कलकत्ता में जो है बरीन्द्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो है 1906 में की थी। बंगाली जो अखबार दोस्तों है इसकी स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। और जो अमृता बाजार पत्रिका है इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। ये दोस्तों जो पॉइंट है इनको आप लोग नोट करिएगा और याद भी करना है आपको इनको, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्ह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस वंश से संबंधित था? तो ये दोस्तों जो है पूर्वी गंग वंश से संबंधित, पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों इसमें आपको कौन कौन सी दवा के नाम लिखने हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये कब बनवाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। मंदिर मुख्य रूप से दोस्तों भगवान सूर्य को समर्पित है, और यह भारत के उड़ीसा तट पर पुरी से जो है 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में स्थित है। मंदिर का जो आकार दोस्तों है रथ के विशाल आकार में है, और यह जो है रथ के 7 घोड़े और 24 पहियों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये दोस्तों इनमें से आपको ये तीन जो दवा के नाम है इनको आप लोग लिख लीजिएगा, इनको आपको खानी है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। तो ये दोस्तों योजना और गैर योजनागत व्यय को जो है वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें आपको क्या जो है की पॉइंट है। दोस्तों आप लोग यहाँ से देखिएगा कि जो योजना व्यय व्यय है ये क्या है। जो योजना व्यय है दोस्तों ये पंचवर्षीय योजनाओं में उल्लिखित विशिष्ट कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आवंटित शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा आदि जैसे क्षेत्रों में विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। और दोस्तों जो दीर्घकालिक उद्देश्यों, आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के लिए दोस्तों राजनीतिक रणनीतिक आवंटन दोस्तों इस पे जो है ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है निधियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और जांच के अधीन है ये। दोस्तों बात करते हैं गैर योजना व्यय की। तो ये दोस्तों क्या है?
तो सरकार के नियमित खर्चों को शामिल करता है और जो पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये जो है तो ये दोस्तों जो प्रशासनिक परिचालन और रखरखाव लागत शामिल है इसमें, दिन प्रतिदिन के कामकाज और सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक है। और दोस्तों समग्र शासन और प्रशासन का समर्थन ये करता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती है। तो ये दोस्तों जो है मुद्रास्फीति जनित मंदी, दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं जो मुद्रास्फीति जनित मंदी है ये क्या है। तो ये दोस्तों ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती है। यह उच्च मुद्रास्फीति और स्थिर या धीमे आर्थिक विकास का एक संयोजन है। और दोस्तों यह जो है अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें बेरोजगारी की अधिकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है अपस्फीति, ये क्या होती है। दोस्तों जो अपस्फीति है यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तरों में कमी है, अर्थात यह मुद्रास्फीति के विपरीत है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है मूल स्फीति। दोस्तों मूल स्फीति है यह मुद्रास्फीति का एक परिणाम है जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर और मौसमी कीमतों वाली कुछ वस्तुएं इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है ये जो है होमी भाभा ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन सी आपको कैप्सूलें खानी है। तो देखिए जो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, इसमें जो की पॉइंट है इनको आप लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो भारतीय परमाणु ऊर्जा जो आयोग है इसका गठन कब हुआ था। तो ये 1 मार्च 1948 को हुआ था। 10 अगस्त 1948 को दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग द्वारा इस आयोग को स्थापित किया गया था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आयोग के प्रमुख अभिकर्ता थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा। उन्होंने जो है 24 मार्च 1958 को आयोजित लोकसभा सत्र के दौरान इस प्रस्ताव की एक प्रति भी प्रस्तुत की थी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा विभाग है इसकी स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों 3 अगस्त 1954 को की गई थी। और यह जो है राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारत के जो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन आता है। बाद में दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसको जो है एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से दिनांक 1 मार्च 1958 को परमाणु ऊर्जा विभाग में विलीन कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिएगा कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग के तहत जो है 5 अनुसंधान केंद्र शामिल है। इनको दोस्तों आपको पांचों को याद रखना है। ठीक है, देखिएगा जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, आपसे पूछा जाए कि जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला दोस्तों है राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, दोस्तों ये जो है इंदौर में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। और परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र दोस्तों ये जो है कोलकाता में स्थित है। और अन्वेषण और अनुसंधान के लिए जो है परमाणु खनिज निदेशालय दोस्तों ये जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं होमी भाभा के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा जो होमी जहांगीर भाभा हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 30 अक्टूबर 1909 में इनका जन्म हुआ था। होमी भाभा दोस्तों भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष है। तो ये दोस्तों आप लोग जो है दवा का नाम नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि उन्हें जो है भारत में परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको, होमी भाभा को। ये दोस्तों पद्म भूषण 1954 में और एडम्स पुरस्कार दोस्तों 1942 से इनको सम्मानित किया गया था। दोस्तों 24 जनवरी 1966 को जो है इनका निधन हो गया है। और होमी भाभा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के संस्थापक निदेशक थे। ठीक है, तो इनमें दोस्तों हमने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको आप लोग बता दिया है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ये दोस्तों जो मालदीव है ये जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों जो बिम्स्टेक है ये जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का संक्षिप्त नाम है। दोस्तों यह जो है एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं और एक सन्निहित क्षेत्रीय एकता का गठन करते हैं। दोस्तों बात की जाए दोस्तों ये जो बिम्स्टेक है ये अस्तित्व में कब आया।
तो दोस्तों इसको नोट करिएगा, ये 6 जून 1997 को जो है ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि जो 7 देश हैं बिम्बिस्टेक के, ये जो हैं ये कौन कौन से हैं, इनको आप लोग नोट करिएगा। ये आपको जो सातों हैं, सातों देश के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो पहला है बांग्लादेश है, दूसरा है भूटान, तीसरा है भारत, चौथा है नेपाल, पांचवा है श्रीलंका, छठवां है म्यांमार और सातवां है थाईलैंड। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं। तो इनको दोस्तों आप लोग को याद रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय जो है अंतिम होगा। तो ये दोस्तों जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 71 बताता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों देखते हैं, अगर दोस्तों बात की जाए, ये जो जितने भी हमने आपको अनुच्छेद लिखा है, इनको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, जो अनुच्छेद 69 है, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या बताया गया है, तो इसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है ये। ठीक है, अनुच्छेद जो 70 दोस्तों है, ये उन परिस्थितियों पर चर्चा करता है जिनके तहत राष्ट्रपति पद रिक्त होने के बावजूद जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। अनुच्छेद दोस्तों जो 68 है, ये उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि बताता है। दोस्तों अनुच्छेद जो 66 है, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 54 है, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है। और जो दोस्तों जो अनुच्छेद 55 है, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की रूपरेखा बताता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में मंत्री मनोहर लाल खट्टर की नेपाल यात्रा का जो मुख्य परिणाम क्या था, तो ये दोस्तों जो परिणाम था, ये भारत और नेपाल के बीच दो 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ये दोस्तों इसका मुख्य परिणाम था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, जो मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, ये ऊर्जा आवास शहरी कार्य ने, ठीक है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से सिकंदरबार में जो है मुलाकात की। ठीक है, उन्होंने दोस्तों सांस्कृतिक संबंधों, ऊर्जा सहयोग और विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। श्री खट्टर ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का दौरा कर उसकी प्रगति की समीक्षा की और एक समझौता ज्ञापन दोस्तों इस पर जो है इसने हस्ताक्षर किया। ठीक है, पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड भारत एक महारत्न सीपीआई है। ठीक है, सीपीएसई है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोस्तों एनईए, इस समझौते ज्ञापन का जो उद्देश्य दोस्तों है, ये दोनों देशों में दो संयुक्त उद्यम कंपनियां जो है स्थापित करना है। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, ये 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लिंक के निर्माण के लिए दोस्तों जो है इनरुवा जो है नेपाल, नयापुड़िया भारत, ठीक है, और डोडोधरा दोस्तों नेपाल जो कि बरेली भारत, इससे दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार कौन बना है। ये दोस्तों जो विश्व का जो है वित्त वर्ष 2024 में जो है भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है, ये चीन बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है। ये दोस्तों सरसों जो है ये रबी फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं जो रबी की फसलें हैं, इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जो रबी की फसल वे फसलें होती हैं जो भारत में सर्दियों में बोई जाती हैं और बसंत ऋतु में काटी जाती हैं। तो दोस्तों ये जो है कैप्सूल, इसको आप लोग नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रबी की फसलें हैं ये कब बोई जाती हैं, तो दोस्तों सर्दियों में बोई जाती हैं, और कब काटी जाती हैं, तो ये बसंत ऋतु में काटी जाती हैं। अगर दोस्तों महीने पूछा जाए तो कौन सा महीना है दोस्तों जो है, तो ये अक्टूबर में शुरू होता है और मार्च में समाप्त होता है। ठीक है, रबी की जो दोस्तों फसलें हैं, इसमें जो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी जो है, ये जो है रबी की फसलें हैं। दोस्तों ये जो है आप लोग याद रखिएगा, इनसे दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है जायद की फसल। जो जायद दोस्तों फसल है ये क्या है, तो दोस्तों जो ये जायद है ये खरीफ और रबी ऋतु के बीच का एक छोटी ऋतु है। ठीक है, कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आज जो है सभी जायद प्रकार की फसलें हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो है अप्रैल से शुरू होती हैं और जून में समाप्त होती हैं। दोस्तों बात करते हैं जो खरीफ ऋतु है, ये जो है खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में भी जाना जाता है, और क्योंकि दोस्तों इनकी जो खेती है मानसून के मौसम में की जाती है।
दोस्तों बात करते हैं जो उनका फसल मौसम जो है जून में शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त होता है। ये फसलें दोस्तों वर्षा ऋतु के जो है प्रारंभ में बोई जाती हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कि जो ये खरीफ की फसलें हैं कौन कौन सी हैं, तो चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये दोस्तों जो है खरीफ फसल हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है। ठीक है, कंडेंसेंट है ये दोस्तों पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कि आमतौर पर दोस्तों पदार्थ को जो है तीन अवस्था में वर्गीकृत किया गया है, सबको मालूम होगा। तो ये दोस्तों जो तीन अवस्थाएं ये कौन कौन सी हैं, तो ठोस, द्रव और गैस, ये जो है पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। ठोस अवस्था दोस्तों क्या होती है, तो कण एक दूसरे के बहुत पास रखे जाते हैं और स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो द्रव है, द्रव जो है कण एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन वे चारों ओर घूम सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं गैस की, तो गैस जो है कण ठोस या तरल अवस्था में मौजूद कणों की तुलना में एक दूसरे से बहुत दूर और उनका जो आवागमन जो है आसान और तेज होता है। दोस्तों जो विषम परिस्थितियों में दो और अवस्थाओं की खोज की गई है। और दोस्तों ये जो दो अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, तो एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, दोस्तों जो है प्लाज्मा क्या है, तो ये एक अतितापित पदार्थ, इतना गर्म कि इलेक्ट्रॉन आयनित गैस बनाने वाले परमाणुओं से दूर हो जाते हैं। ठीक है, दोस्तों बात करते हैं जो ये पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट की, तो ये दोस्तों परमाणुओं का एक समूह निरपेक्ष शून्य ताप जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा है, पांचवी जो अवस्था है ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान जो है आईसीसी किस जागरूकता अभियान को लॉन्च करेगा। तो ये दोस्तों जो है अंगदान करें जीवन बचाएं, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आईसीसी है ये आईसीसी दोस्तों जो है अंगदान करें और जीवन बचाएं जो है जागरूकता अभियान को लॉन्च करेगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें। दोस्तों अगर बात की जाए आईसीसी के अध्यक्ष के बारे में, इसको दोस्तों आप लोग को खाना है, ये आप लोग नोट करिएगा कि दोस्तों आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं ये जय शाह ने इस पहल की घोषणा की थी, लोगों से अंगदान के लिए प्रतिज्ञा करने का जो है आग्रह किया था। विराट कोहली दोस्तों, शुभमन गिल, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा जो है जैसे खिलाड़ियों ने प्रशंसकों को दाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। बीसीसीआई ने जो है भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अभियान को बढ़ावा देने का एक वीडियो साझा किया। नागपुर और कटक में जो है जीत के बाद दोस्तों भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली थी। ठीक है, तो ये दोस्तों जो पॉइंट है इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों जो शॉर्टकट की का नाम है कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, अगर दोस्तों बात की जाए कंट्रोल प्लस इंड की, तो दोस्तों इसको आप लोग नोट करिएगा। कंट्रोल प्लस इंड की बात की जाए तो ये एक शॉर्टकट की है जो कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए आल्ट प्लस इंड की, तो ये जो है की एक कीबोर्ड जो है शॉर्टकट है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में किसी कॉलम के अंतिम सेल में जाने के लिए किया जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए आल्ट प्लस होम की, ये दोस्तों जो है शॉर्टकट का इस्तेमाल एक्टिव टैब में होम पेज को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो तीनों जो टैबलेट हैं इनको आप लोगों को खानी है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के जो वायसराय थे ये कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा जो गांधी जी द्वारा जो है शुरू की गई जो दांडी यात्रा थी इसमें जो है इसके समय जो है भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 12 मार्च को गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा गुजरात समुद्र तट पर शुरू की, जहां दोस्तों 6 अप्रैल को उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। दोस्तों इसमें जो है आप लोग जो है ये कैप्सूल का नाम नोट करिएगा, क्या है कि जो है गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक जो दांडी यात्रा थी कब शुरू की थी, तो 12 मार्च को शुरू की थी। और दोस्तों ये कब पहुंचे दोस्तों दांडी, तो 6 अप्रैल को ये दांडी जाकर के वहां पर नमक कानून का जो है उल्लंघन किया। ठीक है, ये दोस्तों गुजरात समुद्र तट पर शुरू की गई थी। ठीक है,
भारत और विदेशों में इस यात्रा ने भारी प्रचार आकर्षित किया और इसके बाद दोस्तों नमक का थोक अवैध उत्पादन और बिक्री, विदेशी कपड़े और शराब का जो है बहिष्कार किया। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि गांधी जी की गिरफ्तारी दोस्तों 4 मई 1930 को हुई। दांडी यात्रा दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को जो है 1930 को जो है समाप्त हुई और जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे पश्चिमी तट पर धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी करके नमक कानूनों का उल्लंघन जारी रखेंगे। तो दोस्तों ये जो है आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा कि गिरफ्तारी दोस्तों कब की गई थी, 4 मई 1930 को दोस्तों गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ जो है एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए जो लॉर्ड इरविन है, दोस्तों जो लॉर्ड इरविन है ये 1926 से लेकर के 1930 तक जो है भारत के वायसराय थे। उनके दोस्तों अधीन जो है भारत में कुछ जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों जो लॉर्ड इरविन है इनके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है दांडी यात्रा की जो घटना है ये जो है 1930 में दोस्तों हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था और गांधी ने दोस्तों इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और नवंबर 1930 से जो है जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दोस्तों जितनी भी हमने आपको दवा के नाम लिखाए हैं ये आप लोगों को लिख के खानी है। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलिंगटन। ये दोस्तों क्या है, तो ये जो है 1931 से 1936 तक जो है भारत के वायसराय रहे हैं। उनके दोस्तों अधीन जो है भारत में कुछ जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं इनको देख लेते हैं। तो दोस्तों जो लॉर्ड विलिंगटन है इनके सुशासन काल में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है इनके समय में दोस्तों द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय शुरू किया। भारत सरकार अधिनियम दोस्तों 1935 पारित किया गया था। दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड लिनथिगो की। तो ये दोस्तों वे जो हैं 1936 से 1944 तक जो है भारत के वायसराय थे और उनके अधीन जो है ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो दवा है इसको आप लोग अच्छे से खान लेना कि 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत का दौरा किया था। किसके शासनकाल में, तो दोस्तों ये जो है लॉर्ड लिनथिगो के शासनकाल में। ठीक है, ये आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों अगर बात की जाए 1942 में, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और 1939 में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है लॉर्ड रीडिंग। ये दोस्तों 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय थे और दोस्तों जो है इनके समय में चौरी चौरा की घटना उनके समय में हुई थी और स्वराज पार्टी का जो गठन है ये लॉर्ड रीडिंग के समय में ही हुआ था। और दोस्तों 1921 में जो है कांग्रेस का जो है अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संलग्न के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो है संलग्न के रूप में दोस्तों ठोस से तरल में परिवर्तन, दोस्तों ये जो प्रक्रिया है इसको जो है संलग्न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ से जो कुछ स्पष्टीकरण यहाँ पे बताया दिया गया है, आइए देखते हैं। ठोस से दोस्तों तरल में जो परिवर्तन होता है इसको कहते हैं संगलन या गलन। दोस्तों इसको गलनांक बोलते हैं। दोस्तों अगर तरल से ठोस की बात की जाए तो दोस्तों इसको जमना बोलते हैं। ठीक है। दोस्तों अगर तरल से गैस में बात की जाए तो वाष्पीकरण, और अगर दोस्तों गैस से तरल में अगर परिवर्तन होता है तो संघनन कहते हैं, और जो ठोस से गैस में या गैस से ठोस में दोस्तों इसको जो है उच्च बनाने की क्रिया बोलते हैं, इसे बोलते हैं निक्षेप। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग ये सारे पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाक समारोह के भाग के रूप में वियतनाम की जो यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कहाँ स्थापित किया गया था। ये दोस्तों जो है थान टैम मठ में जो है इसको स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं जो भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष थे ये भारतीय केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, आंध्र प्रदेश के जो मंत्री कंडुला दुर्गेश और भिक्षुओं और अधिकारियों के साथ हो ची मिन्ह सिटी पहुंचे। ठीक है। और यह यात्रा दोस्तों 6 से 8 मई तक वियतनाम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाक समारोह का हिस्सा है। अवशेषों को जो है वियतनामी नेताओं और भिक्षुओं द्वारा दोस्तों श्रद्धापूर्वक प्राप्त किया गया। औपचारिक प्रार्थना के बाद दोस्तों अवशेषों को थान टाइम मठ में स्थापित किया गया था। ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग जो है नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों
है कि भारत से लाया गया दोस्तों एक पवित्र बोधि वृक्ष दोस्तों, ये कहाँ पर दोस्तों लगाया गया, तो ये जो है वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में लगाया गया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से दोस्तों नोट करिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर बात की जाए, महाबोधि सोसाइटी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अन्य लोगों के सहयोग से अवशेषों को दोस्तों सारनाथ से लाया गया था, ठीक है। ये अवशेष दोस्तों 7 मई तक हो ची मिन्ह सिटी में प्रदर्शित किए जाएंगे और तत्पश्चात 21 मई तक तय निन्ह निन्ह या हानोई और हा नाम की यात्रा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। दोस्तों ये जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अलग करता है उस अनुच्छेद जो है कौन सा है, तो अनुच्छेद 50 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी का जो है उल्लेख किया गया है। ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो डीपीएसपी है इसका उल्लेख जो है किस भाग में है, तो भाग 4 में है, ठीक है। ये आप लोग दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात की जाए अनुच्छेद 40 की, तो ये जो है ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 दोस्तों कुछ मामलों के में जो है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। और अनुच्छेद 243 दोस्तों ये श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 243A है। इसके तहत दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और दोस्तों जो अनुच्छेद 44 है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो कैप्सूल है इनको आप लोग खाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि अनुच्छेद 45 की बात की जाए तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद जो 48 दोस्तों है ये कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 49 जो है स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 51 दोस्तों है ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों आइए देखते हैं, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये श्रीहरिकोटा यानी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र एक एजेंसी है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लॉन्च आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए दोस्तों जिम्मेदार है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 1971 में हुई थी। इसमें दोस्तों 2 लॉन्च पैड हैं, कौन कौन से, तो PSLV और GSLV रॉकेट लॉन्चिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। पहले दोस्तों इसे श्रीहरिकोटा रेंज के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। जो प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन्होंने जो है 5 सितंबर 2002 को केंद्र को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम दिया, ठीक है। श्रीहरिकोटा रेंज का नाम दोस्तों बदल करके नया नाम जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो है सतीश धवन के नाम पर रखा गया था। ये दोस्तों जो दवा है इनको आप लोग खाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों ये जो विश्व पर्यटन जो लचीलापन दिवस है ये 17 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 फरवरी को विश्व जो पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में नामित किया है। इस दिन का जो उद्देश्य है पर्यटन क्षेत्र में लचीलापन के जो प्रति जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना है। यह पर्यटन उद्योग की कमजोरियों को उजागर करता है और इन चुनौतियों का जो समाधान करने के लिए दोस्तों कार्यवाही जो है का आह्वान करता है, ठीक है। यह पहल जो है 2023 में शुरू हुई थी और 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने 2027 को अंतरराष्ट्रीय स्थायी और लचीला पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो ये दोस्तों इसमें आप लोग दवा का नाम नोट करिए कि ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र ने जो है इसको 2027 को जो है अंतरराष्ट्रीय स्थायी और लचीला पर्यटन वर्ष घोषित किया है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा भूटान से, ठीक है। बाकी जो बांग्लादेश है, चीन है, भारत है, इनसे जो है ये कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इससे जो है जो भूटान दोस्तों है इससे होकर के नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं प्राइम मेरिडियन
प्रमुख यामोत्तर के पूर्व से चलते हुए दोस्तों कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों देखिएगा, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, इसके बाद दोस्तों है संयुक्त अरब अमीरात यानी जो अबू धाबी, ओमान, भारत, और दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार और चीन दोस्तों, ताइवान, मैक्सिको, इसके बाद जो है बहामा, पश्चिमी सहारा, मोरक्को द्वारा दोस्तों दावा किया गया क्षेत्र, सहरावी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य है ये, मारिटानिया और माली, यहाँ से दोस्तों जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए जो कर्क रेखा है ये निम्नलिखित महासागरों और समुद्रों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो लाल सागर हो गया, हिंद महासागर, ताइवान स्ट्रेट, प्रशांत महासागर, फिलीपीन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, इन दोस्तों महासागरों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि गुणित अनुपात का जो नियम है ये किसने दिया था? दोस्तों याद रखिएगा, जो गुणित अनुपात का नियम है ये जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दोस्तों गुणित अनुपात का नियम दिया था। आइए देखते हैं दोस्तों ये होता क्या है। तो गुणित अनुपातों के इस नियम को डाल्टन का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम की जो घोषणा है ये 1803 ईस्वी में अंग्रेजी रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने की थी। दोस्तों जो नियम है ये क्या है? तो यदि दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाने के लिए संयोजित हो सकते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होता है तो छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो हाइड्रोजन दो यौगिकों पानी और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए जो है ऑक्सीजन के साथ संयोजित होता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाता है? पानी बनाता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन है ये 2 ग्राम और जो ऑक्सीजन दोस्तों है 16 ग्राम, ये दोस्तों मिलकर के क्या बनाता है? 18 ग्राम दोस्तों ये बनाते हैं। मतलब 16 + 2 जो है 18 हो जाता है। तो ये इसी को जो है गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो दोस्तों ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। जब दोस्तों हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम जो है लिया जाएगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोस्तों बनाएंगे 36 ग्राम, सॉरी 34 ग्राम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है 16 ग्राम पानी में और 32 ग्राम दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ संयोजित होता है और एक सरल अनुपात दोस्तों 16:32 या 1:2 होता है। ठीक है, इसी को दोस्तों गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं। दोस्तों बात की जाए आवोगाद्रो का जो नियम है ये क्या है? तो समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या है समान होनी चाहिए। ठीक है, इसको दोस्तों आवोगाद्रो का नियम बोलते हैं। अगर दोस्तों गैसीय मात्रा के जो गैलू-सैक का नियम है ये क्या है? तो जब गैसों को स्थिर तापमान और दाब पर रखा जाता है तो वे आयतन के अनुपात में एक साधारण अनुपात में संयोजित होती हैं। ठीक है, तो इसको जो है दोस्तों गैसीय मात्रा के जो है गैलू-सैक का नियम कहते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों से जुड़े हैं? तो दोस्तों जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से जुड़े हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया है कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे जो बड़ा सड़क नेटवर्क है कौन है? भारत है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोस्तों 1995 में शुरू हुआ था और यह जो है भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।